मुनाफे की मंडी की खास पेशकश में आज हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के देवया गगलानी, जो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। कमोडिटी समाचार के अंकित कपूर, टेक्निकल एनालिस्ट बिटुपन मजूमदार और AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया, ये चार मेहमान आज हमारे साथ होंगे। फिलहाल हमारे साथ अंकित कपूर और बिटुपन मजूमदार जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए, कमोडिटी ही हाईलाइटेड है पूरी तरह से। जिस तरह के एक्सपेक्टेड था कि कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी नेगेटिव आउटकम यहाँ पर निकल कर आता है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कमोडिटीज़ की कीमतों पर नजर आएगा। और आज हम देख सकते हैं MCX पर देखिए सबसे बजिंग कमोडिटी क्रूड यहाँ पर उबलता हुआ नजर आ रहा है और करीब 7.5% की तेजी के साथ फिलहाल 6500 के लेवल के आसपास कच्चा तेल चला गया है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रेंट $78 के करीब और एक बड़ा उछाल क्रूड पर सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिला। WTI क्रूड की कीमतों में भी उबाल साफ तौर पर दिख सकता है। अंकित जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कच्चे तेल में देखिए एक्सपेक्टेड था, हम काफी दिनों से यहाँ पर देख रहे थे, आप बार बार हमसे बोल रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इतनी जल्दी यहाँ पर मुद्दे सुलझते नहीं है, तो कच्चे तेल में रैली आना अभी बाकी है। और आज देख सकते हैं खाड़ी देशों में तनाव ने यहाँ पर सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए यहाँ पर सप्लाई बाधित हो चुका है, क्योंकि देखिए पूरी तरह से तो बंद नहीं किया है लेकिन एक संकट यहाँ पर अभी भी बरकरार है, क्योंकि जंग यहाँ पर जारी है। अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया और अब जो ईरान का रिटेलिएशन है वो भी देखने को मिल रहा है। काफी सारे गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुए हैं, एयर स्पेसेस पर अटैक किए गए हैं और दुनिया का 20% क्रूड सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किया जाता है। कच्चे तेल की आवाजाही को लेकर ईरान यहाँ पर एक बड़ा गेटकीपर है। जो चेक पॉइंट है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो एक अहम है और भारत में रोजाना 26 लाख बैरल तेल का जो है इंपोर्ट वहां से होता है। हम अपनी जरूरत का करीब 88% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 50% हिस्सा जो आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत में आता है। कच्चे तेल पर जो IEA की रिपोर्ट है वो भी आपको बता देते हैं। जनवरी में रूसी क्रूड एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। जनवरी में आय बढ़ी लेकिन वॉल्यूम में यहां पर गिरावट दर्ज होती हुई नजर आई। रूसी एक्सपोर्ट रेवेन्यू दिसंबर में $130 मिलियन से बढ़कर यहां पर देखिए $11 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले $4.6 के बिलियन की यहां पर कमी होती हुई नजर आई। रूस के एक्सपोर्ट पर इंटरनेशनल बैन का असर देखने को मिल रहा है और OPEC प्लस यहां पर देखिए जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की यहाँ पर अब OPEC प्लस यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी, एंटिक और यहाँ पर एलारा, दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई। एलारा के जो अनुमान है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह का तनाव यहाँ पर खाड़ी देशों में बना हुआ है उसके चलते ब्रेंट क्रूड 90 से $95 पर बैरल तक भी जा सकता है। साथ ही सोने की कीमतों को लेकर भी उन्होंने अपना अनुमान जताया है। करीब $6000 पर ऑन्स के ऊपर यहाँ पर सोना जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही रुपये पे भी उन्होंने दबाव की आशंका बताई है। डी-डॉलराइजेशन और रुपी दोनों की बातें यहाँ पर आई है, लेकिन रुपी की स्पेसिफिकली बात करें तो $92 या उससे ज्यादा जाने पर यहाँ पर जोखिम नजर आ सकता है। काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अंकित जी, इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच अब यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर क्या रणनीति होना चाहिए और कितना उबाल अब हम देख सकते हैं इस हफ्ते भी, और आने वाले दिनों की भी बात करें तो क्या तेजी और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं अब? गुड मॉर्निंग तृप्ति। जैसा कि आपने बोला कि हम क्रूड ऑयल के अंदर लगातार इसके अंदर तेजी थे। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि अगर आपको किसी भी लेवल पे मिल रहा है तो 5 या 600 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में 6400-6500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। आज हम देख रहे हैं 6500 के लेवल को क्रॉस कर गया है। और एक चीज है, बिल्कुल घर के मुद्दे शांत इतनी जल्दी नहीं होते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के मुद्दे हैं और यहाँ पे जो टेंशन अभी हुई है वो खत्म होती नजर आपको नहीं आएगी। आने वाले टाइम में अभी आपको और यहाँ पे जो टेंशन है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन है वो केवल और केवल ये न्यूक्लियर वॉर वाला टेंशन नहीं है, ये क्रूड ऑयल की लड़ाई है। अभी हम देख रहे हैं AI से देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि AI आएगा, उसके बाद में सारी की सारी क्रूड ऑयल की डिमांड खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो क्रूड ऑयल की डिमांड खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्रूड अभी भी एक मेजर ट्रिगर रहेगा ग्लोबल मार्केट के लिए और ये पूरी लड़ाई जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर ही है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन मुझे ये है कि अभी ये लड़ाई जो है अभी और लंबी चल सकती है। अभी तो ईरान की तरफ से है, हो सकता है आने वाले टाइम में इराक या फिर अदर कोई कंट्री भी इसमें शामिल हो सकती है।
अगर वैसी चीजें कंटिन्यू होती हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें और तेजी देखने को मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही बोल चुके हैं कि ये लड़ाई कम से कम 4 हफ्ते अभी चलने वाली है। तो 4 हफ्ते अगर चल रही है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर अभी जो कंटिन्यूएशन है वो 4 हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी गिरावट अगर क्रूड ऑयल के अंदर मिलती है, 6300 के आसपास मिलता है, 6350 के आसपास अगर मिलता है, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे बाय करके काम करा जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो पहले 5600 का था, अब उसको मैंने रिवाइज कर दिया 6000 का। तो 6000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करूंगा तो 6900 और उसके बाद 7300 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कच्चे तेल में जो उबाल है वो आगे भी जारी रह सकता है, ये सलाह। और यहाँ पर 6350 के लेवल पर या कोई डिप भी आता है तो वहाँ पर आप कच्चा तेल खरीद के चढ़ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 6000 रुपये के नीचे का लगाना है। टारगेट्स यहाँ पर 6900 और 7000 तक के आते हुए नजर आ रहे हैं। बिटोपन जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल को लेकर? फैक्टर्स तो देखिए वही रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। खास तौर पर ग्लोबल अनिश्चितता एक बड़ा फैक्टर कच्चे तेल के लिए काम करता है। और कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है, अगर उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है तो तमाम कमोडिटीज पर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। और भारत के लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपना 88% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल में आप क्या रणनीति सुझाएंगे और कौन से लेवल्स अब आने वाले दिनों में नजर आएंगे? पहले ये बोलना चाहूंगा, देखिए कच्चे तेल के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया, चाइना और मोस्टली एशियन कंट्रीज को। ये हार्मोन की तरफ से मोस्टली एशियन कंट्रीज का आता है और 70-80% उसी रूट से आता है। और इंडिया का जो रिजर्व है, रिजर्व भी बहुत ज्यादा नहीं, 39 मिलियन बैरल्स का रिजर्व है हम लोग का लोकली। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हम लोग को ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और जो इस तरह का सिचुएशन है, जैसे कि लास्ट वीक में जो बात चला था ट्रम्प और ईरान का साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे काइंड ऑफ निगोशिएशन कुछ होगा। लेकिन जिस तरह सडन एक स्पाइक ऑफ अटैक आया सैटरडे, और उसका मोस्टली एक लाइकली सिनेरियो फ्राइडे नाइट को बना था, जिस तरह से ऑयल का भी बाउंस बैक आया था। ऐसे कि लोकली एमसीएक्स के भाव गिर गए थे, 5800 तक गिर गया था थर्सडे को, और फिर वहां से एक बाउंस बैक आया। और सैटरडे मोस्टली जो हम लोगों ने देखा, और वार होने के बाद ऐसा सिचुएशन लगा कि वार थोड़ा थम जाएगा, जैसे कि यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स। लेकिन अभी ईरान की तरफ से बोला गया कि ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। और थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया गया है, मुझे लग रहा है कि ईरान को। और ईरान की तरफ से जिस तरह से अभी रिटेलिएशन है अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में जिस तरह टेंशन बढ़ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि ये तनाव इमीडिएटली सुधरेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को मैं इग्नोर ही करता हूँ। वो 5 वीक बोले, 3 वीक बोले, वी डोंट एग्जैक्टली केयर व्हाट ही सेज, उनके स्टेटमेंट वेरी करता रहता है। लेकिन ये बात है कि ग्लोबली जो टेंशन है वो एक वेरी क्रिटिकल जंक्शन में है। और रशिया और चाइना की तरफ से भी एक टिप्पणी आ रहा है। सवेरे जिस तरह से स्टेटमेंट आया कि यूएस के जो बेसिस है, बेसिस में एक स्टेटमेंट आया कि चाइना में बी शेयरिंग द डेटा टू ईरान। लेकिन वो अनकंफर्म न्यूज है, वो स्टेटमेंट आया था बाइडेन के प्रीवियस सीईओ की तरफ से। तो ये सब चीज दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ग्लोबल तनाव बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि ये चीज से चाइना को भी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं है। हालांकि ग्लोबली जो ब्रेंट के प्राइस है $77 है, एम6 में 7, और ये नाइमेक्स वाला जो WTI क्रूड है वो $71 के आसपास है। हाँ, ये बात सही है कि तेजी और रहना चाहिए, और रह सकता है, क्योंकि एक बड़ा सा वर्ल्ड का सप्लाई जो रूट है वो बंद हो जा रहा है, और यहाँ पे रिजर्व भी नहीं है। और एशिया की तरफ से जो डिमांड का सिनारियो वो रहेगा, और बाकी जो अल्टरनेटिव मार्केट है वहां से डील करने को सोचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो ऑयल प्राइसेस है, ये जो रिपोर्ट्स आए हैं $75-76 इज वेरी लाइकली ऑन WTI, और $80-85 इन ब्रेंट फ्यूचर इज वेरी लाइकली। तो ये सब सिनारियो है, तो यहाँ पे हम लोग को बाय पे रहना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। कोई डीप आता है 6400 या 6350, वैसा कुछ लेवल आने से मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। 6600, 6700 सब टारगेट हम लोग ले सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ दिस प्योरली ऑन द रिस्क साइड बाय सिनेरियो बन रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स भी बताए गए और बाइंग सिनेरियो, यहाँ पर कोई डिप आता है 6400 के आसपास तो वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं कच्चे तेल में। और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर तेज़ी जारी रहेगी। दिव्या गगलानी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। दिव्या जी, एक रिपोर्ट आई है एलारा की, यहाँ पर 92-95 बैरल तक कच्चे तेल के भाव ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट से कितना सहमत है और निवेशकों को क्या इन लेवल्स पर भी खरीद के ही चलना चाहिए आने वाले दिनों में? आपको भी लगता है कि एक बड़ी रैली आना अभी कच्चे तेल में बाकी है? गुड मॉर्निंग। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता कि कहां तक ऊपर जा सकता है। पर जब तक जियो टेंशन चल रहा है मार्केट में, जब तक वॉर चालू है बिटवीन ईरान एंड यूएसए,
तब तक एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस जो है ऊपर ही रहेंगे, एलिवेटेड लेवल पे ही रहेंगे। एक तरफ से सप्लाई कंसर्न जो बना हुआ है कि जो न्यूज आ रही है कि मोर देन 150 टैंकर्स ने जो अपने एंकर वहां पे डाल दिए, आगे वो लोग बढ़ नहीं रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो जब दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द सिचुएशन टू कूल डाउन। और जैसे कि वहां पे नोट आउट की ऑफिशियली बंद नहीं किया गया है, ओनली आई गेस चाइना और जो ईरान की जो वेसल्स है वो ही पास हो रहे हैं वहां पे एज ऑफ नाउ। तो जब तक ये टेंशन बना हुआ है तब तक एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल जो है पॉजिटिव ही रहेगा। लास्ट वीक ही एक टेक्निकली एक ब्रेकआउट तो आ ही गया था प्राइसेस में, वीकली चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया था, तो उसे एक्सपेक्टेड था कि कुछ बड़ा हो सकता था। एंड वीकेंड में काफी बड़ा जो इवेंट हुआ है, जो अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखे। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में इजीली 7,000 के आसपास जो है क्रूड ऑयल जो है आ सकता है, प्राइसेस अगर 6,200 के ऊपर सस्टेन हुए तो। और अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स ही करके चले। 6,500 का कॉल ऑप्शन है, अगर वो 380 के करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 340 का रखे और टारगेट ऊपर में 430 का मेंटेन करें। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति आने वाले दिनों में जो क्रूड के जो दाम है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करेंगे। निवेशकों की नज़र लगातार हर छोटे मोटे अपडेट्स पर यहाँ पर है। और आपको यहाँ पर कच्चे तेल में देवयाज जी की साइट से कॉल ऑप्शन 6,500 रुपये का आपको 380 पर आता है तो लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 340 और टारगेट यहाँ पर 430 तक के आपको रखने होंगे। ये सलाह दिव्या जी की तरफ से कच्चे तेल पर आती हुई। चलिए हमने अपने तीनों मेहमानों से कच्चे तेल पर राय ली, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और सेफ हेवन प्रेशियस मेटल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड भी यहाँ पर बढ़ गई है। और स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। 3 साल में $7,000 के पार यहाँ पर भाव जा सकता है। ये जो अनुमान है ये लगातार एनालिस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। स्ट्रक्चरल डेफिसिट और मजबूत निवेश की मांग से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और तेजी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। एक बड़ी रैली 2025 में देखिए, उसके बाद से ही हम लगातार अच्छी तेजी सोने और चांदी में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आती हुई नजर आई। लेकिन देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा फैक्टर हमेशा से कमोडिटीज में काम करता है और उसी की वजह से हम जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पर कीमतों में देखते हैं। 2036 तक सोने के लिए $10,000 तक का लक्ष्य यहाँ पर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे कि आने वाले दिनों में मिल सकता है। क्या ट्रिगर्स है वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए दुनिया भर में तनाव लगातार जारी है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन ले लीजिए, यूएस और ईरान ले लीजिए, उससे पहले यूएस वेनेजुएला ले लीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लगातार चल रही है। उसी की वजह से सेफ हेवन की डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। फिलहाल $39 ट्रिलियन का कर्ज है। 2036 तक बात करें तो ये कर्ज $64 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते ब्याज खर्च से डॉलर सप्लाई बढ़ने का यहाँ पर जोखिम जो है वो लगातार बरकरार है। डी डॉलराइजेशन थीम से भी मल्टी ईयर की रैली यहाँ पर संभव है। ये भी सारे अनुमान हम एक्सपर्ट से लगातार सुनते आ रहे हैं। यूएस टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है। देखिए टैरिफ पिछले 1 साल से यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उनसे फैसला आया था कि जो टैरिफ है वो अवैध है। उसके बाद फिर से ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो 15% का टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए टैरिफ को लेकर लगातार अनिश्चितताएं बरकरार यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से भी सुरक्षित निवेश की मांग को सपोर्ट मिल रहा है। 2025 में जो ये मांग है वो 2,175 टन रहने की उम्मीद है और सेंट्रल बैंकों की लगातार मजबूत खरीदारी यहाँ पर जारी है। मीडियम टर्म में गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने आपको बता दिए और इसके अलावा हम अपने एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि आने वाले दिनों में सोने की डिमांड किस तरह से नजर आ रही है और कितना उछाल अब यहाँ पर सेफ हेवन डिमांड में नजर आएगा। अंकित जी, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। सोने को लेकर आप कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर देख रहे हैं और कितना उछाल आना अभी बाकी है कीमतों में? देखिए सबसे बड़ा फंडामेंटल तो आपने जैसे बोला कि टेंशन्स ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रही हैं और बाकी सेफ हेवन डिमांड के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फंडामेंटल्स डेफिनेटली हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल्स पे आऊंगा। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर होता है तब हम सिल्वर के अंदर बाइंग करते हैं, और जैसे ही 60 के नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे। जितना भी आपने अभी फंडामेंटल्स बताए वो सारे के सारे वैसे ही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको याद होगा हम लगातार 1,60,000
1,60,000, 1,58,000 से इसके अंदर बोल रहे थे कि बाइंग करके चलिए। 1,66,000, 1,70,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो $5,300 से $5,400 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर बात करें, ट्रेंड पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है। आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो $6,000 से $6,400 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 4800 का यहाँ पे मेजरली स्टॉप लॉस रहेगा। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है वापस से 5200 के आसपास अगर मिलता है गोल्ड, तो बाइंग करके चलना यहाँ पे मुझे लगता है बेटर रहेगा। अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 1,65,500 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1,62,000 का लगाना है, टारगेट 1,69,000 तक वापस से एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे की कॉल्स भी बता दी है अंकित जी ने। 1,65,500 के आसपास अगर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,62,000 का लगाना होगा, टारगेट 1,69,000 तक के यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर गोल्ड को लेकर पॉजिटिव नजर आया। और इस वक्त हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया भी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, सोने और चांदी का आउटलुक अब आपको किस तरह से नजर आ रहा है? जिस तरह की ग्लोबल अनिश्चितताएं बन गई है, आप के जो एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं? और अगले 1 साल का आउटलुक भी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई बड़ी रैली यहां पर एक्सपेक्टेड है? नमस्कार मैम। देखिए, आपके प्रोग्राम में 4 फरवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद से जितने भी कंटिन्यूअस प्रोग्राम किए थे, तो हमने ये बोला था कि 4 मार्च के पहले $5,400 का लेवल जो है वो गोल्ड दिखा देगा। और आज का हाई अगर आप देखें तो 5,394 का हाई लग चुका है। अब आने वाले टाइम पे बात करें तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर थोड़ा सा डाइवर्ज व्यू है। सिल्वर जब तक 96 के ऊपर डेली क्लोज नहीं आता है, तब तक मैं अंकित भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि गोल्ड को लेके ही हम बाय करेंगे। और जो नियर टर्म टारगेट है वो मुझे लगता है 6,000 से $6,500 के बीच में रहेगा। रेंज अब शिफ्ट होकर 5,150 से 5,750 की इमीडिएट हो गई है। और अगले 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है $6,500 से लेके $7,000 तक के जो लेवल्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तन्वी जी। जी, लेकिन सर, आप किस तरह की रिपोर्ट्स अब यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान यहाँ पर चल रहा है? कोई इनसाइट्स है आपके पास सोने और चांदी को लेकर? ये सोने में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डिमांड तो जरूर इस समय काफी कम चल रही है। गोल्ड को अगर कोई ड्राइव कर रहा था तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंकर्स की डिमांड ड्राइव कर रही थी। अब जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी है, इससे मैम जो ऑयल की जो प्रेशर है वो तमाम हमें इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा, चाहे वो चाइना की इकोनॉमी है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी है। और उन मार्केट्स के अंदर जो हेज फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, willingly और नॉन willingly they have to come and buy the gold for the hedge और फॉर द इंश्योरेंस ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि हेज अगेंस्ट पोर्टफोलियो की डिमांड जो है वो गोल्ड में अभी आनी बाकी है। और सेकेंडली मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्रेशर अब अगर आप देखें, कल जैसे कमला हैरिस का भी जो स्टेटमेंट आया है या तमाम जो कांग्रेस के उनके मेंबर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ट्रंप ने ये जो युद्ध है वो थोप दिया है अमेरिकन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यूएस को भी जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको लेके सॉफ्ट आउटलुक रखना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अभी भी शाइन करता रहेगा और नीचे के लेवल्स पे बाइंग जो है वो इसमें बनी रहेगी। और जो अभी आप फ्लैश कर रहे हैं डी-डॉलराइजेशन, ये जो थीम है ये इसको ड्राइव करता रहेगा गोल्ड को। तन्वी जी। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर केडिया जी ने बताई है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बाकी के एक्सपर्ट से भी सोने और चांदी पर उनकी राय लेंगे।